नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और आप सुन रहे हैं किताब घर। किताब घर में हम चर्चा करते हैं हिंदी किताबों पर, हिंदी साहित्य पर। कई बार हम हिंदी लेखकों से भी बात करते हैं। किताबें चाहे नई हो या पुरानी, चाहे हो जानी पहचानी या हो अनजानी, चाहे इतिहास हो, व्यंग्य हो, चाहे कविता हो या हो कहानी, तो हर तरह की किताबों पर बात करते हैं। तो किताब घर में हमारी आज की किताब है काशीनाथ सिंह की लिखी हुई किताब काशी का 80। अब इसे उपन्यास भी कह सकते हैं, संस्मरण भी कह सकते हैं। काशीनाथ सिंह इसमें बनारस के 80 घाट के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस किताब की जो विशेष बातें हैं उसमें से एक बड़ी विशेष बात जो निकलकर सामने आती है कि लेखक आम बोलचाल की भाषा को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। और ये भाषा वो है जो आप गली नुक्कड़ पर सुनते हैं, चाय की दुकान पर सुनते हैं, जिसमें हर तरह की शुद्ध अशुद्ध गालियां आपको मिलेंगी। और मज़े की बात यह है कि इस गाली गलौज भरी भाषा में अश्लीलता नहीं दिखती, बल्कि इससे कथानक को एक अलग शक्ति, एक अलग शक्ल मिलती है। और एक बात जो इस किताब से सामने आती है काशी के बारे में, बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में, कि जहाँ काशी एक ओर अध्यात्म और धर्म की नगरी है, वहीं ये किताब इसके अल्हड़पन भरे जीवन की भी बात करती है। जैसे 80 घाट पर चौपाल जमी हो और लेखक वहीं किसी कोने में बैठकर सब देख रहे हों और उसको लिखते जा रहे हों, या शायद उस गपशप का हिस्सा भी हों। और गपशप भी ऐसी कि वहां बैठे बैठे देश और दुनिया की राजनीति तय हो जाए। सोचिए कैसा रहा होगा 80-90 के दशक का काशी, उसका 80 घाट, उसके आस पड़ोस के मोहल्ले और मोहल्ले में रहने वाले लोग, और साथ ही उस समय देश के राजनीतिक हालात। ये सब इस किताब में दिखता है। भाषा बड़ी सरल है, एकदम जनमानस वाली हिंदी, और उसके साथ साथ कहीं कहीं भोजपुरी भी मिश्रित है। तो जहां इस किताब में एक दूसरे से जुड़ी हुई कई कहानियां चलती हैं समानांतर एक दूसरे के, वहीं साथ साथ समाज के लिए एक दर्पण, इतिहास उस समय का, उस समय की राजनीति, और इन सब के बीच में पिरोया हुआ है एकदम बड़ा तीक्ष्ण सा, तीखा सा कटाक्ष और बड़ा सटीक व्यंग्य। इस किताब का जो आखिरी हिस्सा है वो तो इस व्यंग्य या कटाक्ष की एकदम पराकाष्ठा है, किंतु उसका रस उसे पढ़ने में ही आएगा। तो लेखक खुद क्या कहते हैं इस किताब की शुरुआत में? वो कहते हैं कि शहर बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा किनारे बसा ऐतिहासिक मोहल्ला 80 चौराहे पर भीड़ भाड़ वाली चाय की एक दुकान। इस दुकान में रात दिन बहसों में उलझते, लड़ते झगड़ते, गाली गलौज करते कुछ स्वनाम धन्य अखाड़िए बैठकबाज। ना कभी उनकी बहसें खत्म होती हैं, ना सुबह शाम। जिन्हें आना हो आए, जाना हो जाएं। इसी मोहल्ले और दुकान का लाइव शो है यह कृति। उपन्यास का उपन्यास और कथाएं की कथाएं। खासा चर्चित, विवादित और बदनाम, किंतु बदनाम सिर्फ अभिजनों में, एलीट वर्ग में, आमजनों में नहीं। आम जन और आम पाठक वो इस उपन्यास के जन्म की जमीन रहे हैं। तो इस तरह से लेखक शुरू करते हैं इसको। और इस किताब में करीब 5 बड़े खंड हैं। पहला है देख तमाशा लकड़ी का, दूसरा है संतों घर में झगड़ा भारी, संतों असंतों घोघा बसंतों का 80, पांडे कौन कुमति तो है लागी, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। तो ये 5 खंड हैं। पात्र मोटे मोटे तौर पर करीब सेम ही रहते हैं। वही 5-6 लोग जिनकी ये बात करते हैं, तिन्नी गुरु, कन्नी गुरु। और गुरु के बारे में क्या बात कहते हैं कि गुरु जो है बनारस की नागरिकता का सरनेम है। यहाँ ना तो कोई सिंह है, ना पांडे है, ना जादव है, ना राम है, सब गुरु। जो पैदा भया वह भी गुरु, जो मरा वह भी गुरु। तो वर्गहीन समाज का सबसे बड़ा जनतंत्र है बनारस। और लेखक कहते हैं कि बनारस का तो इश्तिहार ही है ये, जो मजा बनारस में, ना पेरिस में, ना फारस में। तो अलग अलग कहानियां हैं इस किताब में। जैसे शुरू में जैसा शीर्षक हमने बताया कि देख तमाशा लकड़ी का, तो इसमें लकड़ी के ऊपर ही अच्छी खासी चर्चा है। और लकड़ी के लिए क्या कहते हैं
सुनो सुनो ए दुनिया वालों, यह जग बना है लकड़ी का, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। और आगे कहते हैं कि वो पालना लकड़ी का था जिसमें बचपन में सोए थे, गुल्ली डंडा भी लकड़ी है जिससे खेले थे, वो पटरी भी लकड़ी है जिसे लेकर मदरसा स्कूल गए थे, छड़ी भी लकड़ी है जिससे गुरुओं की मार खाई थी, ब्याह का मंडवा पीढ़ा भी लकड़ी है जिस पर ब्याह रचाया जाता है, सुहाग की सेज भी लकड़ी है जिस पर दुल्हन के साथ सोए थे, और बुढ़ापे का सहारा वो लाठी भी तो लकड़ी ही है। दुनिया वालों, अंत काल में जिस टिकटी पर मसान जाते हो, जिस चिता पर तुम्हें लिटाया जाता है, सब लकड़ी है। तो दुनिया वालों, ये संसार कुछ नहीं, केवल लकड़ी का तमाशा है। और लकड़ी की बात समाप्त करते हुए लेखक कहते हैं, ये दुनिया लकड़ी के सिवा कुछ नहीं। जब जब भूकंप आएंगे और दुनिया का जैसा हाल है, और दुनिया का जैसा हाल है तो आते ही रहेंगे, उसमें महल दो महले ढह जाएंगे, किंतु ये लकड़ी जो है खड़ी रहेगी। अगर खड़ी नहीं तो कम से कम पड़ी जरूर रहेगी। तो इसमें लकड़ी के ऊपर काफ़ी चर्चा है, और इसमें कई सारे लोग आते जाते रहते हैं। पप्पू की दुकान है, नामवर सिंह हैं, पांडे हैं, राय साहब हैं, और इन सब के बीच में चर्चा चलती रहती है। शुरुआत होती है कि पहले साहित्य का कितना बड़ा जोर था, कवि सम्मेलन होते थे, बड़े बड़े कवि आते थे। तो अब कैसे कवि सम्मेलन किया जाए? तो अब के कवि सम्मेलन के लिए कवि जुटाए जाते हैं। और ऐसी चर्चा में तुलसीदास को भी बीच में ले आते हैं कि तुलसीदास के जीवन में क्या हुआ था, उन्हें पत्नी ने छोड़ा या वो पत्नी को छोड़ के चले गए, आखिर उनकी रामचरित की प्रेरणा कहाँ से आई। और लेखक बातों बातों में कई सारी लोकोक्ति, कहावत, मुहावरे भी ले आते हैं जो अक्सर हमें सुनने को नहीं मिलते। जैसे कहते हैं कि वही लुंगी और जैकेट, हवाई चप्पल, जेब में 10 नए पैसे, आन का आटा आन का घी, भोग लगावें बाबा जी। तो जो लोग पसीने के बगैर जिंदगी का मजा ले लेते हैं, बिना काम किए कुछ पा लेते हैं, उनकी यहाँ बात करते हैं। और कवि सम्मेलनों के लिए क्या कहते हैं कवि कि आज़ादी के बाद देश में जगह जगह केंद्र खुलना शुरू हो गए, मुर्गी पालन केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, सुअर पालन केंद्र, घड़ियाल पालन केंद्र। तो इन कवियों और लेखकों ने अपना भी एक केंद्र खोल लिया, केदार केदार चाय वाले की दुकान में कवि पालन केंद्र। तो इस तरह के व्यंग्य और कटाक्ष इसमें चलते रहते हैं, यहाँ तक कि गीता को भी नहीं बख्शते। बात चल रही है जुआ खेलने की, पैसा लगाने की इधर उधर, और यहाँ पर एक राय साहब जो पात्र हैं इसके, वो कहते हैं कि जुआ ना होता तो गीता ना आई होती। अब सोचिए कि महाभारत में द्यूत पीड़ा हुई थी, जुआ हुआ था, उसके बाद ही तो जो घटनाक्रम घटा, और आखिर में महाभारत का कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, और वहीं तो गीता कही गई। तो ये एक लेखक की देखने की भी शक्ति होती है, कल्पना शक्ति होती है कि किस घटना को किस बात से किस तरह से जोड़ दिया जाए। और एक पंक्ति सुनिए कि कोई किसी पर कटाक्ष कसते हुए क्या कहता है कि तेरे हुस्न का हुक्का बुझ गया है, एक हम हैं कि गुड़गुड़ाए जाते हैं, कि आपका समय तो निकल गया किंतु हम अभी भी हैं कि टिके हुए हैं। और देखिए कटाक्ष एकदम से कितना गहरा हो जाता है कई बार। जब लकड़ी की बात चल रही तो कहते हैं कि जिस देश में मुर्दा फूंकने के लिए घूस देना पड़ता हो, घूस यानी रिश्वत या ब्राइब, तो जिस देश में मुर्दा फूंकने के लिए घूस देना पड़ता हो, उसमें हम सिद्धांत की बात करते हैं। और एक हारे हुए नेता के लिए क्या कहते हैं कि उन्हें टिकट से हो सकता है इसलिए इनकार कर दिया हो कि इनकी तरुणाई में अंगड़ाई और ललाई जरूरत से ज्यादा रही हो, और ये चुनाव के बाद विधानसभा और संसद की ओर ऐसे ताकते हैं जैसे अंगूर के गुच्छे हों, और वो अंगूर बड़े खट्टे हों कि मिल नहीं सकते। और ऐसे ही एक राजनीतिक कहावत जैसी कह देते हैं कि मंडल आयोग ने पूर्वांचल के नेताओं को तोड़ दिया था, इन्हें देखते ही भाजपाई नारा लगाते, ठाकुर बुद्धि यादव बल, झंडू हो गया जनता दल। और जिन लोगों ने 80 के दशक और 90 का दशक देखा है, उस समय की राजनीतिक जो उठापटक थी, सरकार आती थी सरकार जाती थी, आयाराम गयाराम जैसे लोग बने थे, उस समय के राजनीतिक हालात पर ये किताब जो है एकदम ठीक बैठती है, क्योंकि लेखक ने बड़े पास से देखा है। और उस समय किस तरह से एक तरह का कन्वर्जेंस जो चल रहा था राजनीति में, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो भी बोले, कि कुछ शक्तियां आसपास आ रही थी, कुछ शक्तियां एक दूसरे से दूर जा रही थी, किंतु कुल मिला के बड़ा घालमेल था। तो उसकी
तो उसकी एक अच्छी खासी झलक इस किताब में आपको मिलेगी। और एक अगली कहावत सुनिए इसी किताब से, परले राम कुकुर के पाले, खींच खींच के ले गए खाले। कहते हैं कि इसका मतलब बचपन में समझ नहीं आता, बड़े होने पर आता है कि राम जो है कुकुरों के पाले पड़ेंगे तो उनका वही अंजाम होगा जो नजर आ रहा है, कि राम जी को भी अगर पागल कुत्तों के सामने, आवारा कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाए तो क्या हालत होगी उनकी। और सिद्धांत पर ही लेखक एक और जगह पर कहते हैं कि सिद्धांत जो है सोने का गहना है, रोज पहनने की चीज नहीं। शादी ब्याह तीज त्योहार में पहन लिया बस। सिद्धांत की बात साल में एक आध बार कर ली तो कर ली, बाकी बाकी अपनी पॉलिटिक्स करो। और देखिए भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन है कोई ऐसा राष्ट्र जहां लोकतंत्र हो और भ्रष्टाचार ना हो। बिल्कुल सही बात। जरा नजर दौड़ाइए पूरी दुनिया पर, ये छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियां क्या है, अलग अलग छोटे बड़े संस्थान, भ्रष्टाचार के प्रशिक्षण केंद्र। सिद्धांत मुखौटे हैं जिनके पीछे ट्रेनिंग दी जाती है। तुलसीदास के लिए कहते हैं बुढ़ापे में तुलसी बाबा कुछ कुछ पिड़का और चिड़चिड़े हो चले थे। पिड़का लोकल भाषा में आ जाता है। मोहल्ले वालों ने उनसे जरा सी छेड़छाड़ की, पिनक गए और शाप दे डाला, जाओ तुम लोग मूर्ख और दरिद्र ही रह जाओगे। और एक पंक्ति है, कच्ची उम्र और बाला जोबन, अपन को भा गया यह दर्शन, काहे की हैं काहे की खटखट, साथ तो जाना नहीं है कुछ। और इन्हीं कहानियों में एक कहानी आ जाती है कि किस तरह से जो 70 के दशक से बनारस और भारत के बाकी जो कई सारे ऐसे अध्यात्म वाले केंद्र थे या तीर्थ थे, तो वहां पर किस तरह से विदेशी लोगों का जमघट जमना शुरू हो गया था। कितनी सारी सेलिब्रिटीज आती थी एक समय में, अब भी आती हैं। और इसी तरह से कितने सारे बाबा भी पैदा हो गए थे। और ऐसे ही किसी समय में स्टीव जॉब्स खुद भारत में 6 महीना बिताकर गए थे। पता नहीं इन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, किंतु जो भी उनके अनुभव रहे उसका असर उनके ऊपर हमेशा रहा। तो ऐसी ही कुछ बातें करते हैं बनारस के संदर्भ में कि बनारस में किस तरह से विदेशी आते थे पहले, किस तरह से बस जाते थे और किस तरह की एक होड़ चलती थी वहां के समाज में, पास पड़ोस में, मोहल्ले में, 80 घाट के आसपास, कि कुछ लोग जो होते थे एकदम शुद्ध ब्राह्मण पांडे, वो दिखावा तो ये करते थे कि ये जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं जो बाहर से आते हैं, ये मलेच्छ हैं, गंदे हैं, मांस मछली खाते हैं, नहाते धोते नहीं ठीक से, तो इनको अपने घर में स्थान नहीं देना है, उनको अपने घर किराए पर नहीं रखना है। तो यहाँ एक शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण के रूप में जाने जाते हैं, जो हमेशा सिद्धांतों पर चलने का दिखावा करते रहे। लेकिन इसमें जो पात्र हमने कहे तन्नी गुरु, कन्नी गुरु, बाप बेटे हैं, तो उनमें से एक जब इनके पास एक ऑफर लेकर आता है कि एक विदेशी महिला है, संस्कृत सीखना चाहती है, योग ध्यान सीखना चाहती है, उसे किराए पर एक कमरे की तलाश है। अब ये विदेशी लोग जो थे किराया अच्छा देते थे क्योंकि डॉलर हमेशा रुपए से बड़ा रहा है, तो वो लोग डॉलर लेकर आते थे और उनके लिए उस समय 500 रुपया किराया जो है विदेशियों के लिए तो बड़ा कम होता था, किंतु लोकल लोगों के लिए 500 रुपया काफी था। और शास्त्री जी की तो इतनी इनकम थी नहीं, और साथ में घर में कई सारे लोग 2 कमरों के मकान में रहते हैं, मकान लेकिन बड़ी अच्छी जगह पर है कि छत पे चढ़ जाओ तो गंगा जी के दर्शन हो, घाट दिखाई दे। और वो अंग्रेज जो औरत है और वो जो अमेरिकन स्त्री और जो विदेशी महिला है, उसे बड़ा पसंद आ जाता है। लेकिन अब शास्त्री जी कैसे उसको दे दें, क्योंकि उन्होंने बाकी दूसरे जितने भी पंडित हैं आसपास के, जब जब किसी पंडित के घर में कोई विदेशी रहने आया तो उन्होंने उनका एक तरह से बहिष्कार करवा दिया और किसी के घर में किसी विदेशी को नहीं टिकने दिया। सबका नुकसान होता रहा, सब लोग पंडित जी से, शास्त्री जी से इस बात के लिए खफा भी हैं, नाराज भी हैं। किंतु जब शास्त्री जी के पास ऑफर आ जाता है तो वो क्या करें, तो वो किस तरह की उहापोह में होते हैं, क्योंकि अब इनके घर में एक कमरा है जिसमें भगवान जी हैं, महादेव जी हैं और महादेव जी की मूर्ति है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करें कि वहां से महादेव जी की मूर्ति को हटाया जाए और वो कमरा जो है इस विदेशी महिला को दिया जाए किराए पर। तो उस कहानी में इतना सारा व्यंग्य पिरो दिया है लेखक ने कि वो पढ़ते पढ़ते आप उसको बीच में छोड़ ही नहीं सकते। और कई सारी बातें उसमें काम की हैं। देखिए, 11 बाई 7 फीट की कोठरी और उसमें 7 जने,
एक सिरे पर शास्त्री जी, दूसरे सिरे पर पंडाइन, इनके बीच एक दूसरे पर नींद में लात मुक्का चलाते रोते सोते बच्चे बच्चियां, और उस कोठरी में इन सब के ऊपर मच्छरों के साथ 19,500 रुपये रात भर उड़ रहे हैं, नाच रहे हैं। ये 19,500 रुपये वो हैं जो उनको विदेशी महिला से मिलने वाले थे। तो ये जो इनकी उहापोह है, अब महादेव जी को कमरे से हटाने की बात, उसको कैसे जस्टिफाई करें? महादेव जी कोई रामलला तो है नहीं कि जहां थे एक जगह टिक गए तो टिक गए, कि वो टस्से मस ना होंगे। महादेव जी तो घुमंतु देवता है, उनके पास नंदी है, आज यहां कल कहीं और चल देंगे, कभी कैलाश कभी काशी में अपने मन के राजा हैं, बन जा रहे हैं, आज कमरे में हैं तो कल छत पर जा बैठेंगे। तो इस तरह से शास्त्री जी, पंडित जी कितना जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो बड़े अच्छे व्यंग्य के साथ उसको कहा गया है। और शास्त्री जी को सपना आता है, पेट पर शिव जी की लात, त्रिशूल की नोक छाती पर, त्रिशूल धंसा जा रहा है पसलियों के बीच, और यहाँ पर एक गाली के साथ शुरू करते हैं, इसलिए हम कहेंगे बीप बीप, कि मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया रे, जहां मुझे रखा है वो मंदिर है कि माचिस, हिमालय की ऊंचाइयों का पखेरु हूं मैं, समुद्र की गहराइयों का थहिया हूं मैं, अंतरिक्ष के सन्नाटे का ताता थैया हूं मैं। कहते हैं ना कि शिवजी जब नृत्य करते हैं, ब्रह्मांड में नृत्य करते हैं, सेलेस्टियल डांस जो होता है ऊपर होता है, तो उसी के लिए कहा है। तो इस तरह की बातें इस कहानी में, किंतु इसके आखिर में क्या होता है वो तो आप किताब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। और जैसा हमने कहा, आखिरी की जो कहानी वो एकदम व्यंग्य और कटाक्ष की पराकाष्ठा है, और उसकी कहानी का हम थोड़ा सा बस परिचय देंगे, सुनाएंगे तो नहीं पूरा, वो किताब पढ़ें तभी उसका असली आनंद है। और ऐसी बात जो है 1990 और 80 के दशक में, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि उस समय हास्य कविताओं का बड़ा जोर था। और यदि आपने हास्य कविताएं और हास्य कवियों को सुना है टीवी पर या किसी लाइव शो में, तो सुना होगा कि एक बड़ा पसंदीदा टॉपिक होता था कि इस देश में हंसी पर बैन लगने वाला है, और कोई हंसता हुआ पाया गया तो उस पर टैक्स लगेगा, जुर्माना लगेगा। और ये बात बड़ी प्रसिद्ध हुई थी उन दिनों। आप किसी से भी पूछ लीजिए जो 1980-1990 के दशक में पले बढ़े हैं, जो उस समय अखबारों पर नजर रखते थे या हास्य कविताएं सुनते थे, विशेषकर हिंदी बेल्ट में, तो इसमें अब होता यह है कि अचानक से एक दिन कर्फ्यू लग जाता है, घोषणा होती है कि एक आतंकवादी फरार है, सब लोग अपने अपने घर में छिप जाएं, और एक इनाम घोषित हो जाता है कि जो भी इस इंसान को देखे तुरंत खबर करे। और इस इंसान ने कांड क्या किया है कि ये हंसता हुआ पाया गया है, और ये इंसान एक बुढ़ा है, वो बुढ़ा जिसको हंसना आता है, क्योंकि अब तो हंसी पर बैन लग चुका है, तो आजकल के बच्चों को हंसना आता ही नहीं। और उसके लिए भी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि बच्चे जब से पैदा हुए थे, हंसी और कह कहे केवल टीवी के पर्दे पर देखे थे, घर में या सड़क पर या बाजार में नहीं। और जब बच्चे किसी को हंसते हुए देखते हैं तो अचरज से बेहाल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हंसना होता क्या है। और यहाँ अखबारों में, टीवी पर सूचना चल रही है कि एक बूढ़ा है, अपनी धुन में मस्त है, चेहरे पर संतोष है और होठों पर बच्चे जैसी हंसी, इसका सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम। और हंसी की हालत तो ये हो गई कि पश्चिम में इसका अर्थ हो गया कसरत या खेल। लाफ्टर क्लब, लाफ्टर योगा जो होता है उसकी बात करते हैं कि क्लब, टीम, एसोसिएशन या ग्रुप बनाकर एकदम निरर्थक, निरुद्देश्य, जबरदस्ती जोर जोर से हो हा हा ये सब करना, इसे हंसी नहीं कहते। हंसी का मतलब है जिंदा दिली, मस्ती का विस्फोट, जिंदगी की खनक। यह तन की नहीं मन की चीज है। निष्कपट, निष्पाप, निश्चल, निर्मल हंसी, दादुर बसत निकट कमलनी के जन्म न रस पहचाने। तो इस कहानी में इस तरह की बात है कि ये बुढ़ा जो है ये हंसना जानता है। और ये है कन्नी गुरु के पिताजी, तन्नी गुरु। और कन्नी जो है उन्होंने अपने पिताजी को एक तरह से घर से निकाल दिया था। पैसों के लालच में इन्होंने बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर दिए थे। काफ़ी अमीर हो गए, सर्वेंट्स क्वार्टर है, बड़ी बड़ी पार्टी देते हैं। किंतु जब उन्हें पता लगता है कि एक बूढ़ा इस तरह से पाया गया है हंसते हुए, वो समझ जाते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। और उन्हें ये भी पता है कि पिताजी कहाँ मिलेंगे। तो ये कहानी सारी इन दोनों तीनों पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। किंतु जिस तरह से इसका चित्रण है, वर्णन है, वो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। और बीच बीच में जैसे मैंने कहा कि इस किताब में कहावतें और लोकोक्तियां तो काफ़ी सारी हैं। जैसे कहते हैं, बदी न सुधी, बदी न सुधी, ससुरे की 21वीं सदी।
अस्सी की गलियां, आहा क्या कहिए, चलिए या सिर धुनिए या हाथ मलिए। बाभनों में तिवारी ऊंट की सवारी, मैं भा मैतारी हैजा की बीमारी, लालाओं में पटवारी कोहड़ा की तरकारी। और इसी कहावत में एक और जोड़ देते हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं वो है अमेरिकन नारी। और लकड़ी पर इस किताब में जो कहावत है, 100 बरिस अड़ा, 100 बरिस खड़ा, 100 बरिस पड़ा, 100 बरिस सड़ा। और ये बात पहाड़ों में भी सुनने को मिलती है। लकड़ी के बारे में जब चर्चा होती है कि 100 बरस खड़ा और 100 बरस पड़ा, कि जो लकड़ी लगाते हैं खंबे वगैरह बनाने में घर के लिए, वो इतनी ताकतवर होती है कि वो 100 साल तक घर को खड़ा रख सके। और जब निकालनी है आपको, घर को रिनोवेट करना है, रिपेयर करना है, तो 100 बरस पड़ा, उसी लकड़ी को आप फर्श पर लगा लीजिए, उसकी अलमारियां बना लीजिए, कई काम हो सकते हैं उससे। उसकी टेबल बना लीजिए, तो वो लकड़ी जो है कभी खराब ही नहीं होती। और सच बात भी है, हम पुराने पुराने अंग्रेजों के जमाने के बने घर देखते हैं, लकड़ी के बने हुए, आज तक टिके हुए हैं। एक और कहावत, जहां गई डाढ़ो रानी वहां पड़े पाथर पानी, यानी दुर्भाग्य आगे आगे और हम पीछे पीछे। और कुछ कहावतों में तो गालियां भी हैं, तो उनको हम यहाँ बोल नहीं सकते, किंतु आप किताब में पढ़ें तो आप समझ जाएंगे। और एक है, याद रखो साहब, काम करो बनिए का, मजा लो दुनिया का। एक और पुरानी मसल, भाई भतीजा भांजा, भांड भूत भुइहार, ए छाओ भक्कार से सदा रहो होशियार। इन सबसे सावधान रहना चाहिए। और जैसा हमने कहा कि राजनीतिक कहावतें भी बना देते हैं, कांख में भाजपा अंगूठे पर बसपा। और इस किताब में कई जगह छोटी छोटी कविताएं भी हैं, कुछ लेखक की लिखी हुई, कुछ पैरोडीज हैं। जैसे, हम सारी तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन जैसे एक दो पंक्ति हैं, कानपुर का कपड़ा अच्छा, राजघाट का पानी, अरे रामनगर का राजा अच्छा, इटलीगढ़ की रानी, जोगीरा सारा रारा। और इसमें कुछ पुरानी पौराणिक कहानियों में भी वो घुस जाते हैं कि अस्सी घाट आखिर अस्सी घाट बना कैसे, उसके पीछे की कुछ कहानियां। तो कुछ जो चर्चित कहानियां हैं, उसी में अपना व्यंग्य मिला जुला के, कुछ राजनीति मिला जुला के लेखक उन कहानियों को प्रस्तुत करते हैं। तो पढ़ें तभी आनंद आएगा। लेकिन एक कहानी में से एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि ध्यान से देखते हुए पक्षियों की नज़र एक उल्लू पर गई, और उल्लू बड़ा ही धीर, गंभीर, प्रभावशाली और दबदबे वाला। सबने कहा यही हमारा राजा हो। भाई खांटी जनतंत्र था उन दिनों। बुजुर्ग ने 3 बार पुकार लगाई, जिस किसी को आपत्ति हो बोले। तीसरी पुकार से पहले ही ये कौवा कांव कांव कर उठा, मान्यवर मुझे आपत्ति है। कहो भाई क्या आपत्ति है। कौवा कहता है, आप उसे राजा चुनने और बधाइयां देने से पहले ये सोच लें कि जब इतनी खुशी का समाचार सुनने पर इसका चेहरा ऐसा है, जब क्रोधित होगा तो कैसा होगा। तो ये एक पुरानी कहानी में, पंचतंत्र जैसी कहानी में, तो उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से अपना व्यंग्य ले आते हैं। और जो अचानक से बाजारवाद आ गया था हमारे यहाँ की, टीवी, फ्रिज, ये सारी नई नई चीज़ें आ रही थी, और एक तरह से दौड़, एक तरह से रेस शुरू हो गई थी कि कौन पहले खरीदे, क्या क्या खरीदे। टीवी आया तो बच्चों का बाहर खेलना बंद हो गया। तो ऐसी बातों को भी इस किताब में उठाते हैं। कहते हैं कि बाजार वो नहीं जो सड़क पर है, दुकान में है, नुक्कड़ पर है, शोकेस में है। बाजार वो है जो तुम्हारे दरवाजे पर है, पोर्टिको में है, ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है, अलमारी में है, किचन में है, टॉयलेट में है। और यही क्यों, तुम्हारे बदन पर है, सिर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक है। और इसी तरह से व्यंग्य को कविता के रूप में प्रस्तुत करते हुए एक जगह कहते हैं, बुढ़ऊ ने सेठों का बाजार देखा, मौसम का बुखार देखा, जंबो सरकार देखा, कार्यक्रमों की भरमार देखा, महंगाई की मार देखा, सब देखा, लेकिन अस्सी का मल्हार, लेकिन अस्सी का मल्हार, बसंत बहार, ध्रुपद धमार, और जो भी दूका जाने क्या क्या होता है यहाँ, वह नहीं देखा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं बड़ी अच्छी अच्छी इस किताब में। बिल्कुल पढ़कर बहुत आनंद आएगा। और काशीनाथ सिंह बिल्कुल नहीं घबराते जब उनको भाषा में एकदम, जैसा हमने शुरू में कहा, गाली गलौज का इस्तेमाल करना हो, धड़ाके से करते हैं और उसको कथानक में ऐसे पिरो देते हैं कि वो गाली लगे ही ना। क्योंकि ये सारी बातें हम अपने आस पड़ोस में, जब मोहल्ले पड़ोस में निकलते हैं किसी नुक्कड़ पर, तो वैसे भी सुनते ही हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में है।
और वेब सीरीज में तो अभी आना शुरू हुआ है, किंतु इतना पहले इस किताब में ये सब लिख पाना, वो भी एक बड़े साहस का काम। तो अवश्य पढ़िए। तो ये थी किताब घर में हमारी आज की किताब। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा, और यदि आप किसी किताब की चर्चा करना चाहते हैं वो भी अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले अंक में। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफ़ी पीते रहें, और हाँ, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।